सीन स्टार्ट होता है एक डोम से, अर्थ डोम जो एक टाइम एलिफेंट टर्टल ने बनाया था, जहां एलिफेंट टर्टल और जीव आमने सामने थे। एलिफेंट टर्टल फर्स्ट ऑर्डर के पीक का बीस्ट था, जिसकी डिफेंसिव एबिलिटी बहुत ज्यादा था, और अर्थक्वेक उस टर्टल का स्पेशल एबिलिटी था। एलिमेंट एट्रीब्यूट्स के साथ एलिफेंट टर्टल एक कड़ा दुश्मन था, और अभी तक अंडरग्राउंड केव में स्पिरिचुअल स्टोन्स के बीच रह के अपने आप को वो जीव के नजरों से छिपाया रखा था। एलिफेंट टर्टल अपने आप को सीक्रेटली इवॉल्व कर रहा था, और ये बात जीव अच्छी तरह से समझ चुका था। हनीपॉट बैजर बहुत घायल हो चुका था और जीव के सेंटीपीड जैसे रूट्स में जकड़ा हुआ था। जीव को देख हनीपॉट बैजर डर से कांप रहा था। हनीपॉट बैजर श्योर था कि जीव उसे उसकी बेवकूफियों के लिए डांटने वाला है, उसे मारने वाला है, पर जीव ऐसा कुछ करता नहीं। उल्टा वो हनीपॉट बैजर को शाबाशी देता है, उसकी तारीफ करता है, क्योंकि हनीपॉट बैजर एक फर्स्ट ऑर्डर के ट्रांसेंडेंट से लड़के जिंदा था। जीव हनीपॉट बैजर के हिम्मत की तारीफ करता है और सब कुछ उस पे छोड़ देने को बोल एलिफेंट टर्टल की तरफ बढ़ने लगता है। साउकिंग एलिफेंट टर्टल की डिफेंसिव एबिलिटीज के बारे में अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि वो अब तक जितने भी बीस्ट देखी थी उनमें से एलिफेंट टर्टल का डिफेंसिव एबिलिटी सबसे हाईएस्ट था। साउकिंग एलिफेंट टर्टल की ओर बढ़ते जीव को वार्न करती है, एलिफेंट टर्टल की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज के बारे में बताती है, और जीव को आमने सामने एलिफेंट टर्टल से ना भिड़ने को बोलती है। पर जीव को अपने एबिलिटीज पे पूरा भरोसा था। जीव पियर्सिंग स्टैब यूज करके एलिफेंट टर्टल की डिफेंसिव एबिलिटीज को इग्नोर करके एलिफेंट टर्टल के सींग को एक ही बार में तोड़ दिया था। जिस एलिफेंट टर्टल के बॉडी को हनीपॉट बैजर और साउकिंग खरोच भी नहीं पाए थे, उस एलिफेंट टर्टल के सींग को उनके मास्टर जीव ने उखाड़ फेंका था। हनीपॉट बैजर को पकड़ के उसको बचा के लड़ना इजी नहीं था, तो जीव हनीपॉट बैजर को म्यूटेंट रेड फॉक्स की तरफ फेंक देता है और म्यूटेंट रेड फॉक्स को हनीपॉट बैजर को संभालने की जिम्मेदारी दे देता है। तभी एलिफेंट टर्टल अपने अर्थ एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को यूज करता है और धरती पे अपने पैरों को मार के हजारों अर्थ स्पाइक्स से जीव की तरफ हमला कर देता है। पर जीव भी कुछ कम नहीं था। अपने लेवल 2 के रूट से एक ही वार से अपने तरफ बढ़ते अर्थ स्पाइक्स को वो बटर काटने की तरह काट दिया था। जब तक एलिफेंट टर्टल जमीन में रहता, अर्थ को टच कर पाता, तब तक वो अर्थ एलिमेंट के पावर को यूज कर पाता। इसीलिए जीव देखते ही देखते अपने रूट से एलिफेंट टर्टल को जकड़ लिया था और जमीन से ऊपर उठा लिया था। रूट से जकड़ा हुआ एलिफेंट टर्टल लाचार हो चुका था और ये बात जीव अच्छी तरह से समझ चुका था। जीव अपने रूट से एलिफेंट टर्टल पे वार करने लगा था। अपने रूट्स को मोड़ के कभी एलिफेंट टर्टल को अपने कुल्हाड़ी जैसे रूट से तो कभी हथौड़े जैसे रूट से हमला करने लगता है। आखिरकार एलिफेंट टर्टल के अधमरे शरीर को अपने ड्यूलर जैसे रूट से आखिरी वार करके उसको वहीं मार के डोम से 300 मीटर दूर फेंकता है। जहां एलिफेंट टर्टल को मार के जीव को 8000 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले थे, वहीं जीव स्पिरिचुअल स्टोन से भरे हुए केव को देख खुशी से पागल हो रहा था। ऊपर से साउकिंग उसे ब्लड रेड ग्रास देती है, जो जीव के लिए सोने पे सुहाना हो जाता है। जीव मिनरल्स ओर को स्पिरिचुअल स्टोन्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रिपरेशन करता है। जीव बहुत सारे अंडरग्राउंड टनल्स बना के अपने बीस्ट को स्पिरिचुअल स्टोन्स को गैदर करने में, एक्सट्रैक्ट करने में लगा देता है। दूसरे बीस्ट के बीच म्यूटेंट रेड फॉक्स और म्यूटेंट विंडुल्स ज्यादा से ज्यादा स्टोन्स हार्वेस्ट कर पा रहे थे, क्योंकि वो नेट में स्पिरिचुअल स्टोन्स को बांध के एक जगह पे कलेक्ट कर रहे थे। मिनरल्स के कलेक्शन को देख जीव को साउकिंग से पता चलता है कि क्वांटिटी में उनके स्पिरिचुअल स्टोन सेंटीपीड वाले स्पिरिचुअल माइंड से बहुत ज्यादा थे। इतने स्पिरिचुअल स्टोन्स के हार्वेस्ट को देख इवॉल्व होने का टाइम, अपने आप को, अपने बीस्ट को स्ट्रेंथनिंग करने का टाइम आ जाता है। इनफ इवोल्यूशन पॉइंट को देख जीव अपने ट्री ट्रंक को भी इवॉल्व कर देता है और देखते ही देखते सेकंड ऑर्डर में पहुंच जाता है। टाइम ऐसे ही बीतता जाता है। विंटर सीजन खत्म होने की कगार पे आ जाता है। जहां सेकंड ऑर्डर में पहुंच के जीव का अपीयरेंस चेंज हो चुका था, वो 20 मीटर लंबा हो चुका था, वहीं उसकी रूट्स और ब्रांचेस की रेंज बढ़ चुकी थी। वो अब माइग्रेटिंग बर्ड्स और एनिमल्स का शिकार करने लगा था, अपने रूट्स और ब्रांचेस से उनको हंट करने लगा था। वो आसपास के एरिया में अपना दबदबा कायम करने लगा था। जीव जब अपने स्किल्स को चेक करने के लिए अपने स्टेटस विंडो को खोलता है, तो रिजल्ट देख उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। सेकंड ऑर्डर में पहुंच के जीव के कई सारे स्किल्स अपग्रेड हो चुके थे। उसकी लाइफ स्पैन अब 500 ईयर्स बढ़ चुकी थी। उसकी सुपर रीजनरेशन स्किल अब एनहांस हो चुकी थी। रीजनरेशन स्किल अब इतना पावरफुल हो चुका था कि अगर जीव डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो उसके छोटे से छोटे रूट से भी वो फुली रीजनरेट हो सकता था। रूट्स जो जमीन के अंदर कई किलोमीटर तक फैले थे, जब तक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना हो जाए, जीव को मारना एक तरीके से इम्पॉसिबल था। जीव को एलिफेंट टर्टल को मार के अर्थ एलिमेंट स्किल भी मिल चुका था, जिससे वो 1 किलोमीटर के रेडियस में फ्रीली अर्थ को मैनिपुलेट कर सकता था। जीयू अब सुपर रीजनरेशन स्किल और अर्थ एलिमेंट के साथ और ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अपने मास्टर के स्ट्रॉन्ग बनने की खुशी में, इवॉल्व होने की खुशी में साउकिंग बहुत एक्साइटेड थी। जब साउकिंग अपने मास्टर के स्पिरिचुअल वैल्यू को चेक करती है तो वो सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसके मास्टर का स्पिरिचुअल वैल्यू अब 200,000 से 300,000 हो चुका था। अब तो सिल्वर सेंटीपीड भी जीयू के सामने कुछ नहीं था। जीयू खुद के साथ साथ अपने बीस्ट को भी इवॉल्व करना चाहता था, और क्योंकि उसके पास अब ब्लड ग्रास था
जो कि एसेंस ऑफ लाइफ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, तो उसे वो बाइसन को खिला देता है। ब्लड ग्रास खाते ही बाइसन डायरेक्टली लेवल 9 में पहुंच जाता है। जहां ऐसे इवोल्यूशन को देख जियो का मुंह खुला का खुला रह गया था, वहीं लेवल 9 में पहुंच के म्यूटेंट बाइसन अब बोलने लगा था। म्यूटेंट बाइसन अब कम्युनिकेटिंग स्किल पा चुका था, कॉन्शियसनेस पा चुका था और जियो को प्रेस करने लगा था। म्यूटेंट बाइसन ट्री गॉड बोल के जब जियो को बुलाता है, प्रेस करता है, तो जियो बहुत खुश हो जाता है। वो म्यूटेंट बाइसन को खुशी के मारे उछालने लगता है। अगर म्यूटेंट बाइसन लेवल 9 में पहुंच के बोल समझ सकता है, तो दूसरे बीस्ट भी लेवल 9 में पहुंच के कम्युनिकेट जरूर कर पाएंगे। जियो अपने दूसरे बीस्ट के लिए स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का फ्यूचर इमेजिन करने लगता है, फ्यूचर जिसमें उसके हर एक बीस्ट के पास स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होगा, जो बोल और कम्युनिकेट कर पाएंगे। जियो और ज्यादा इवॉल्व होने के लिए, स्ट्रॉन्गर बनने के लिए, अपने बीस्ट को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए स्पिरिचुअल केव से माइनिंग का काम बढ़ा देता है। हर एक बीस्ट अपने काम में लगा होता है, स्पिरिचुअल स्टोन्स गैदर कर रहा होता है, बस हनीपॉट बैजर को छोड़ के। हनीपॉट बैजर जो हमेशा की तरह डे ड्रीम कर रहा था, सुस्ता रहा था, जिसके लिए वो जियो से मार भी खा रहा था। दूसरी तरफ साउकिंग भी परफेक्ट हार्मोनी में पहुंच चुकी थी। अपने बॉडी मतलब साउलिंग के बॉडी से वो फायर एट्रीब्यूट्स को कंट्रोल कर पा रही थी, और अपने स्पिरिचुअल बॉडी मतलब साउकिंग के सोल से वो स्पिरिचुअल पावर जैसे टेलीपैथी, टेलीकाइनेटिक पावर को कंट्रोल कर पा रही थी। साउकिंग अब रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा बन गई थी और फ्रीली प्रोफेसर के लैब में आ जा रही थी। ऐसे ही एक दिन प्रोफेसर उसे एक स्पेसिमिन दिखाता है, स्पेसिमिन जो इंसान और वुल्फ के कॉम्बिनेशन से बना था। एक हाइब्रिड, एक वेयरवुल्फ लैब में तैयार हो रहा था। हजारों एक्सपेरिमेंट के बाद भी एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा था, क्योंकि जेनेटिक्स में बैलेंस नहीं हो रहा था। प्रोफेसर को जेनेटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, हाइब्रिड वुल्फ को जिंदा करने के लिए एक ऐसा जीव चाहिए था जिसके पास सुपर रिजेनरेशन स्किल हो। प्रोफेसर न्यू वॉलंटियर लोगों पे एक्सपेरिमेंट करने वाला था, उनकी सैक्रिफाइस लेने वाला था, क्योंकि ह्यूमंस का फ्यूचर अब उन्हीं एक्सपेरिमेंट के ऊपर टिका हुआ था। जल्द ही एक न्यू जनरेशन तैयार होने वाला था, जनरेशन जहां ह्यूमन सुपीरियर होंगे, अमर होंगे और पूरे धरती में रूल करेंगे।